नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो जम्मू कश्मीर में आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। यह मुद्दा कश्मीर में टारगेट किलिंग से संबंधित है, जो आतंकवाद का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकवादी इस कदर बौखला गए हैं कि वो मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। एक माह के भीतर 11 लोगों की हत्या कर चुके हैं। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के स्लीपर सेल के चरमपंथी आतंकवादी स्थानीय कश्मीरी पंडितों, सिखों को भी निशाना बना रहे हैं, बल्कि काम के लिए दूर दराज के राज्यों से आए मजदूरों की हत्याएं कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में आतंकी संगठन ये नहीं चाहते कि केंद्र सरकार की नई योजनाएं लागू हो पाएं, क्योंकि कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वह न सिर्फ शांति बहाली के लिए हैं, बल्कि जो लोग कश्मीर से वापस चले गए उनको वापस राज्य में बसाने के लिए भी हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बीते 2 सालों में कई खूंखार आतंकवादियों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है, उनका सफाया किया है, उससे भी पाकिस्तान और आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। क्या है टारगेट किलिंग? घाटी में क्यों गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है? मुद्दा आपका में इसी को समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है। ये आवाज अपने लिए कुछ चाहती है। इनके लिए उम्मीदों का खुला आसमान है। हम इंडियन आर्मी का भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं जो हमें हर चीज़ का मौका देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, और इंडियन आर्मी हमें बहुत हेल्प करती है। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा इंडियन आर्मी हमें इस तरह के हमेशा मौके देती रहे, आगे भी अपना जज्बा दिखाने की, अपनी हिम्मत दिखाने की, अपने जो इंसान में हिम्मत होती है वो उसके दिखाने की। सो एट लास्ट आई वांट्स टू बी अ ग्रेट सल्यूट फॉर इंडियन आर्मी। ये कश्मीर के युवाओं की आवाज है। ये असल तस्वीर है घाटी की। सेना ने पुंछ में मैराथन का आयोजन किया। घाटी के युवाओं ने पूरे जोश के साथ इसमें शिरकत की। एक बार सुनिए घाटी के युवाओं की आवाज। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यूथ को इंस्पायर करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि इंडियन आर्मी आने वाले समय में भी ऐसे इनिशिएटिव लाती रहे और हमारी यूथ को, ताकि आगे बेटरमेंट की तरफ जाने का मौका मिले। हमारी एक रेस हुई थी मैराथन की, और जो बहुत ही हमें बहुत इंजॉयमेंट था इसमें, और मैं थैंक्स करती हूँ इंडियन आर्मी का कि जो हर बार हमें मौका देते हैं, सिर्फ रेस में नहीं, ये हर एक चीज़ में देते हैं। अब कुछ और तस्वीर देखिए। दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ MOU साइन किया है। ये एक नई शुरुआत है। MOU दुबई और जम्मू कश्मीर शासन के बीच तय हुआ है। इसके तहत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, IT टावर, बहुउद्देश्य टावर, लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अनेक क्षेत्रों में दुबई सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, IT टावर्स, मल्टीपर्पज टावर्स और लॉजिस्टिक्स, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अनेक क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग आज DP वर्ल्ड का आप सबने नाम सुना है। ये स्मार्टर लॉजिस्टिक सॉल्यूशन की दुनिया की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। आज दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ ये करार करके, इस MOU करके एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है पूरे विश्व को कि जैसे भारत बदल रहा है, भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका और बड़ा योगदान होगा। अब इन दोनों तस्वीरों के बाद ये अंधेरे की तस्वीर देखिए। ये उसी कश्मीर की तस्वीर है जो अब अपने लिए कुछ तलाश रहा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन शायद ये बदलाव आतंकवादियों को रास नहीं आ रहे। पिछले 1 महीने में आतंकवादी 11 मासूमों की जान ले चुके हैं। रविवार शाम को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक घर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की।
जिसमें 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। सेना का सामना करने में नाकाम आतंकवादियों ने फिर से टारगेट किलिंग शुरू कर दी है ताकि घाटी में अमन चैन न रह सके। एक तरफ आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और इसका बदला भारतीय सेना ले रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकवादियों को उनके असली ठिकाने तक पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले 1 सप्ताह में 13 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के साथ पैरा कमांडो भी ऑपरेशन में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट से एक बात साफ है, कश्मीर का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, शांति चाहता है, विकास चाहता है, जबकि दूसरी ओर आतंकवादी दहशत चाहते हैं, आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने तमाम योजनाएं कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अनेक योजनाएं घोषणा की हैं, कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं राज्य के नागरिकों के लिए, लेकिन आतंकवादी ये भी नहीं चाहते कि केंद्र सरकार की ये योजनाएं वहां लागू हो सकें। विकास के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों के हिस्से के लोग वहां पर उस निर्माण कार्य में सहयोग करने, काम करने वहां गए हुए हैं, लेकिन आतंकवादी उन मजदूरों को भी निशाना बना रहे हैं जो विकास कार्य को क्रियान्वयन कर रहे हैं या उसके निर्माण में लगे हुए हैं। ये एक तस्वीर दिखाती है कश्मीर की। दूसरी ओर टारगेट किलिंग का एक नया आतंकवाद का चेहरा जो दुनिया के सामने उभर के आ रहा है। दरअसल जिस प्रकार से अफगानिस्तान में देखने को मिला, उसी प्रकार का कुछ आतंकवाद का रूप एक तरह से उभर कर पाकिस्तान के इशारे पर, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं उनके इशारे पर कश्मीर में उभर कर आ रहा है, ऐसा रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं। मेरे साथ इस समय मेजर जनरल पीके चक्रवर्ती जी मौजूद हैं स्टूडियो में, जो सेवानिवृत्त हैं। उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा आखिर ये टारगेट किलिंग है क्या। चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। स्नेह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। आरती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट किलिंग, कश्मीर में आतंकवाद का एक नया चेहरा, ये चेहरा क्यों है, किस लिए है? सबसे पहले मनोज जी बहुत ही शुक्रिया और कि आपने मेरे को बुलाया है। मैं आपको बड़ा साधारण तरीके से ये बोल सकता हूँ कि अभी जो हालत है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हालत है। ये हालत इस तरह से है, एक तो अफ़गानिस्तान में काबुल गिरने के बाद पाकिस्तान और उग्रवादियों को एक बड़ा यूफोरिया, यानी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट की है। दूसरा, इस साइड पे जो वैली है कश्मीर में आप बोल रहे हैं, कश्मीर में भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरह से आवाम को जो है खुश किया है। आपने एक एयर शो भी अभी हमने किया था एयरफोर्स डे पे, जिसमें दाल लेक के ऊपर सारे बच्चे, सारे परिवार लोग शामिल थे। अभी अगर आप देखें ये जो तरीका चल रहा है, ये जो किलिंग्स चल रहे हैं, इसमें बहुत ही मतलब क्या ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से किया जा रहा है। इसमें ग्रुप्स 2 जो कि पिस्टल लेकर के चुने हुए व्यक्ति पे आके मार रहे हैं। क्यों ये चुने हुए व्यक्ति को मारे? अभी वो जानते हैं कि बड़े बड़े टारगेट्स के ना लेके छोटा टारगेट, छोटा आदमी यानी प्रिंसिपल को मारो, या कोई दूसरा जो है ये, या लेबरर को मारो जो गोलगप्पा बेच रहा है जी, जो बाहर के प्रोविंस से आ रहे हैं ना। अगर ये लोग बाहर से ना आए, अगर पंडित लोग जो है वो फिर से दोबारा यहाँ से जा सकें, तो आतंकवाद का रूप जो है वो एक नया ढांचा लेता है। हमारा फौज भी आपने बोल दिया 13 लोग को मारे हैं, पर यह प्रॉब्लम यह है कि आप आतंकवाद को तभी रोक सकते हो जब आप बहुत अच्छी तरह से इंटेलिजेंस प्राप्त कर सकते हो जी। यानी आप जान सकते हो कि किलिंग्स के पहले कौन है, क्या कर रहा है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है खास करके कश्मीर में, क्योंकि जहाँ तक हो सके अभी अगर आपने डेवलपमेंट करना है तो आपका जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है उसके ऊपर थोड़ा सा काबू रखना पड़ता है जी। और जितना आप चेकिंग करते थे, जितना आप ये करते थे, उसका आप नहीं कर पाते जी जी। दूसरा चीज़ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो किलिंग्स है ये एक दिन में नहीं हो रहा है। ये एक मतलब स्पोरेडिक तरीके से, यानी कुछ कभी दो आदमी और उनको चुने जा रहे हैं।
मतलब उनको पूरा खबर है उस जगह में और तब हो रहा है। जी बिल्कुल, ये इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर में टारगेट किलिंग क्यों, किस लिए टारगेट किलिंग हो रही है और इसके पीछे क्या साजिश है? क्या पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है? क्या पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जो हैं वो एक आतंक के नए रूप में उभर के सामने आ रहे हैं? उनका जो आतंक है वो नए रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए लगातार हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है। एक नया चेहरा आतंकवाद का। सैयद अता हसनैन साहब, आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि ये कोई नया रूप लिया जा रहा है, आतंकवाद का नया रूप। मैं समझता हूं 30 साल का इतिहास लोगों ने पढ़ा नहीं है। 91 में क्या हुआ था, 90 में क्या हुआ था, 19 जनवरी को क्या हुआ था? चुन चुन कर टारगेटेड किलिंग्स हुई थी, बेशुमार किलिंग्स हुई थी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ। कोई वजह थी जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद मैं आपको याद दिला दूं, हर साल वहां पर सॉफ्टेस्ट टारगेट जो है वो माइनॉरिटी है, सॉफ्टेस्ट टारगेट। उसके खिलाफ टारगेटेड किलिंग्स हर साल तकरीबन चली आ रही है। मैं आपको वंडामा का याद दिला दूं, आपका नंदी मार्ग का याद दिला दूं, चिट्टी सिंहपुरा का याद दिला दूं। ये तरीका तो अपनाया हुआ है, बहुत पुराना तरीका है, जिसको ये रिविजिट कर रहे हैं, नया रूप दे रहे हैं। जैसे जन चक्रवर्ती ने कहा, अभी एक नया रूप दे रहे हैं, जिसको अब AK-47 के बनिस्बत अब इसको पिस्टल्स के साथ, बहुत स्मार्ट तरीका है करने का ये, कि पिस्टल्स के जरिए और सेलेक्टेड, बिल्कुल टारगेटेड, स्टेक आउट करके और उनको चुन चुन कर मार रहे हैं। सिखों के खिलाफ शायद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिख माइनॉरिटी जो है वो क्लस्टर्स में रहती है। हिंदू माइनॉरिटी, कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी, तकरीबन 800 फैमिली जो है वो कश्मीर से गई नहीं है जी। हालांकि उनके खिलाफ इतने थ्रेट्स बने हुए थे, वो नहीं गई यहां से, वो क्लस्टर में नहीं रहते हैं, बड़े आइसोलेटेड रहते हैं। उनको सिक्योरिटी देना काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसीलिए, इसी वजह से टेररिस्ट ने एक नया रूप अपनाकर दी रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, जिसमें कोई इस्लामिक नाम भी नहीं है, FATF का जो फोकस है उससे दूर हटकर पाकिस्तान ने कोशिश किया है इसको बनाने का। और अब जब उसको मालूम है कि पिछले 2.5 साल से आतंकवाद इतने लो लेवल पे गिर गया है, उन्होंने सिलेक्ट किया है, डिसाइड किया है कि सबसे लो रिस्क तरीका वो है माइनॉरिटी टारगेट, वो अपनाए, और वही उन्होंने अपनाया है उसको। अब आप देख रहे हैं, मैं आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये तकरीबन वैसे ही है जैसे आपने 2018 में देखा था कि आर्मी के सोल्जर्स, टेरिटोरियल आर्मी के, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पुलिस वाले जो आइसोलेटेड छुट्टी पर थे, उनको किस तरह से टारगेट किया गया था। लेफ्टिनेंट उमर फयाज आपको याद है, रैगनमैन औरंगजेब आपको याद है। तो ये नई चीज नहीं है, ये नई चीज नहीं है, ये तरीका है, तरीका को अपनाया हुआ है, कुछ इसमें बरखिलाफ किया है। इसके खिलाफ बहुत हमको, एक बिल्कुल सही कहा जन चक्रवर्ती ने, कि हमको इंटेलिजेंस की जरूरत है, और इंटेलिजेंस से भी बड़ी हमको नेटवर्क्स, जितने कश्मीर के अंदर नेटवर्क फैलाए हुए हैं ISI ने, इन नेटवर्क्स को न्यूट्रलाइज करना है। काफी हद तक हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं, ड्रग नेटवर्क्स हैं, मीडिया नेटवर्क्स हैं, लीगल नेटवर्क्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क्स हैं, दुनिया भर के नेटवर्क्स यहां बैठे हैं। इनको सबको न्यूट्रलाइज करना है। जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, जब तक ये डिसमेंटल नहीं होंगे, किसी ना किसी रूप में ये दोबारा उभर के आएगा। जी अता हसनैन साहब, कुछ लोग इसको काबुल से भी जोड़कर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तालिबान का सत्ता में वहां आना हुआ, आतंकवादियों के हौसले बढ़े, पाकिस्तान के भी हौसले बढ़े हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन फिर से कोशिश कर रहे हैं। क्या आप भी इससे सहमत हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि तालिबान ने एक कोई फतवा दे दिया है कि जाकर कश्मीर में और टारगेटेड किलिंग करो। क्या वजह है? जो अफगानिस्तान में हुआ है उससे एक इंस्पिरेशन पैदा हुआ है। पॉलिटिकल इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, रेडिकल जो होते हैं, उनके अंदर एक नया एंथुजियाज्म जो है वो आया है। उसकी वजह से ये मैसेजिंग हो रही है, उसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान हालांकि काफी हद तक जो है अब इस वक्त अफगानिस्तान में जो है उसका तवज्जो उसकी वहां पर है, मगर साथ साथ उसको मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर में उसने इस विंटर में, मतलब अक्टूबर से आगे के महीनों में इसने कुछ नहीं किया, तो जो स्थिति है वो उसके हाथ से निकलती जा रही है। जी। जितनी स्टेबिलिटी होगी, जितना अमन होगा, वो स्टेबिलिटी निकलती जाएगी, वो स्थिति निकलती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ करो, और ये एक लो रिस्क ऑप्शन है।
ये लो रिस्क अपनाया है कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाओ थोड़ा अंदर जाकर और इस तरीके से इस तरह की किलिंग्स जो है उनको अपनाओ। जी आरती जी, आप कैसे देखती हैं ये टारगेट किलिंग की बात हो रही है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि निर्दोष मजदूर को, गोलगप्पे बेचने वाले का भी अगर कत्ल किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है आतंक के नाम पर, तो जाहिर सी बात है खेल कुछ दूसरा ही हो रहा है। कश्मीरी पंडितों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है, सिखों को निशाना बनाया जा रहा है घाटी में। देखिए बिल्कुल लेकिन मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि 1990 में पाकिस्तान ने यही गेम खेली और पाकिस्तान इनफैक्ट जीत गया उस गेम में। 1990 में वो कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को मार के, टारगेटेड किलिंग्स उनकी करके, उनको अपने रूट से, अपने होमलैंड से बेघर कर दिया और एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड करके उन्होंने कश्मीर की जो डेमोग्राफी है बिल्कुल बदल दी और उसको बिल्कुल इस्लामिक होमोजेनिटी जिसको कहते हैं, मतलब पूरा मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम नेचर जो है वो दिया कश्मीर को। अब 30 साल के बाद सरकार ने 2019 अगस्त 5 को एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह से पाकिस्तान बौखला गया, क्योंकि जो उनको फतेह 1990 में मिली थी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने से जी, और पूरा उनका जेनोसाइड करने से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त के डिसीजन से पहला कदम उसके रिवर्सल के लिए उठाया। दूसरा कदम जो उन्होंने उठाया वो था डोमिसाइल सर्टिफिकेट का और तीसरा कदम था लैंड अमेंडमेंट्स जो उन्होंने लाए। ये 3 जो बड़े डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाए, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि कश्मीर बिल्कुल बाकी भारत की तरह एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनेगी, एक पूरी बिल्कुल जैसे जितनी डिवर्सिटी पूरे भारत में है, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू जो है पूरे भारत में रह रहे हैं और कोई ये नहीं कहता कि वो आउटसाइडर्स है, वो बाहर के हैं, वो नॉन नेटिव है, नॉन लोकल है। जिस तरह की अभी भाषा यूज हो रही है, ऐसी भाषा कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने जो ये 3 कदम उठाए ये करने के लिए कि जो कल्चर हमारे भारत का पूरे देश में है वही कल्चर कश्मीर में हो जी। पाकिस्तान को वो सूट नहीं करता है। पाकिस्तान की जो एलाइज है, चाइना लीजिए, अमेरिका लीजिए, उनको भी सूट नहीं करता है। तो कश्मीर को मुस्लिम स्टेट रखना और इस्लामिक स्टेट बनाना वही पाकिस्तान की मंशा है और उस मंशा में इतनी बड़ी खलल पैदा हो गई है तो ऑब्वियसली वो माइनॉरिटीज को टारगेट करेंगे, ऑब्वियसली वो कश्मीरी पंडितों को फिर से मारेंगे ताकि ये उनको बताए कि यहाँ वापस लौटने की कोई भी हिम्मत मत करो। वही दूसरी तरफ बिहारी लेबरर जो इन कश्मीर में आज कश्मीरी लोगों के मकान बना रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ जिनका है, बिहारी और यूपी लेबरर, उनको मार रहे हैं आज और उनको यही कह रहे हैं कि यहाँ मत आइए और यहाँ पर सेटल होने की तो सोचे भी मत जी। तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यही मंशा एक पॉलिटिकल माफिया की भी है। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन लोगों की भी यही मंशा है। आरती जी, उन लोगों का भी यही मानना है कि मुस्लिम स्टेट ही रहना चाहिए, वहाँ प्लूरलिज्म बिल्कुल ना हो, वहाँ भारत की जो कल्चर है और फिलॉसफी है वो बिल्कुल ना बने। आरती जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने बिल्कुल सही सवाल ये उठाया, सही मुद्दा आपने ये उठाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर जो आम कश्मीरी का घर बना रहे हैं, उनके लिए सड़कें बना रहे हैं, उनके लिए तमाम विकास के जो काम चल रहे हैं उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस पे कश्मीर के नेता और मानवाधिकार की बात करने वाले खामोश क्यों हैं? बिल्कुल वही तो मैं सिविल सोसाइटी क्या कर रही है कश्मीर की? उस पॉलिटिकल माफिया का भी वही मंशा है, उनका भी वही एम्बिशन है और वही ऑब्जेक्टिव है जो पाकिस्तान ISI और आर्मी का है। वो भी यही कह रहे हैं कि 370 को वापस लाइए, वो भी यही कह रहे हैं कि हमको ऑटोनॉमी दीजिए,
वो भी यही कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस में नहीं लड़ेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल माफिया है जिन्होंने पिछले 30 साल में खून की होली खेली और लोगों के घर जला के, लोगों को मार के, जिन्होंने अपने बंगले बनाए, अपने घर भरे, अपने बच्चों को विलायत भेजा और अपने ही जहां देख लीजिए दिल्ली में भी उनके मकान है, बंबई में भी मकान है, पुणे में, बैंगलोर में, सब जगह। तो ये उन लोगों को माफिया जो है बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कश्मीर में अमन हो, बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कश्मीर में वापस लोग, कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चक्रवर्ती साहब, यूपी वाला, बंबई वाला वहां सेटल हो। जी, आप इसको कैसे देखते हैं? जो यूपी बिहार का मजदूर वहां विकास के काम में योगदान दे रहा है, उससे क्या दुश्मनी? उसको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? और कश्मीर की सिविल सोसाइटी खामोश क्यों है इस पे? कश्मीर की सिविल सोसाइटी खामोश नहीं है, मैं ये कहूँगा। सिविल सोसाइटी के लोग, आपने बच्चों को भी सुना है, पर उनका आवाज़ हमारे तक पहुंचने में थोड़ा मुश्किल है। जी, आप उनको ही सुन रहे हो जो कि जैसे आरती जी ने बोला या जनरल हसनैन ने बोला है, जो कि मतलब नेता लोग हैं। जो सिविल सोसाइटी है, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि उनको भी उतना ही दुख है कि इनको जो यूपी या जो बिहार के लोग जा रहे हैं, नेपाल के लोग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग स्टेट से जाते हैं, उड़ीसा के भी जाते हैं, मैंने देखे हैं सारे लेबरर्स जो रास्ते बन रहे हैं। अभी जो है सिर्फ यूपी और बिहार को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट शायद इनको भी किया जाएगा उसके बाद। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कश्मीर के जो आवाम है, वो आपने सुना है बिल्कुल प्रोग्राम के पहले वो कितना खुश है भारतीय जो जितने भी योजनाएं चल रहे हैं, जितने भी ये 370 निकला है, किस तरह से। क्यों आप बताइए, नहीं तो वो एयर शो देखने के लिए ये सारे डल लेक में बैठ के क्यों देख रहे थे? अगर उनको हमारे साथ, हाँ, उनका आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें भी उनके पास जाना पड़ेगा ज़रूर। अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने भी सुरक्षा दल है, वो अभी काफ़ी व्यस्त है कि इस चीज़ को जो है कंट्रोल में लाया जाए। मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अभी ये सब जब चल रहा है, कई विदेशी लोग अभी भी कश्मीर में जा रहे हैं। मैंने भी उनको बोला थोड़ा संभाल के, मैं हैरान हो गया कि वो जो है डल लेक में, शिकारा में, यानी हाउस बोट में रहे एक रात, और कई उनमें से जो है महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि हालत चाहे कितना भी पाकिस्तान कोशिश करे, जितना भी आप ये क्या इधर करे, जैसे हसनैन साहब ने सही बोला है, सिखों के ऊपर जो है करना थोड़ा मुश्किल है। हिंदू लोग जो हैं वो हर जगह पे बांटे हुए हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा ये देश है, हम सुरक्षित है। बट अगर कोई विदेशी जाकर श्रीनगर में पिछले 3 दिन में, मतलब वो लोग गए हैं शुक्रवार को और वापस आए हैं सोमवार को, इसी सोमवार को, और मैंने पूछा भी उनको, आप कहाँ रहे? बोला एक छोटा होटल में रहा, उसके बाद हम लोग जो है एक रात, हमने बोला डल लेक पे रहना चाहिए। तो अगर वो रह सकते हैं तो हालत ज़रूर काबू में है। हाँ, ये सब छोटी बातें जैसे हसनैन साहब ने और आरती जी ने बोला है, ये बिल्कुल ये पहले से ही चल रहे हैं। और क्या, जैसे हम शर्ट बंदी करते हैं, उसी तरह से अब एक नया रूल बना है कि जितने भी, अभी पाकिस्तान का ISI ने ब्रीफिंग किया है, 200 लोग को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उनके गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया है, तंजीमों को बोला है अगला टारगेट ये बनेंगे। ये हमें खबर आया है, ये 2 दिन पहले ये मीटिंग हुई है। तो ये सब चीज़ तो हमें, इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये इंटेलिजेंस आने लगा है। अगर मेरे पास ये इंटेलिजेंस ओपन सोर्स से आ रहा है तो ज़रूर लोग अभी जानते हैं कि ये है। हाँ, आवाम का आप पूछिए किसी बच्चे को, उसे पसंद नहीं है ये। जी, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसन साहब, जो हमारे तक खबरें पहुंचती हैं, जिस तरह से आती हैं टारगेट किलिंग को लेकर, उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं। टारगेट किलिंग की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो किस प्रकार से होती है? कैसे एक तरह से काम करता है आतंक का ये रूप? क्या आप थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करेंगे? जी हाँ। जैसे ये मैंने अपने पहले जवाब में भी कुछ हद तक बताया था। जी, क्या है कि माइनॉरिटीज अलग किस्म की है यहाँ पर। एक तो सिख कम्युनिटी जो परमानेंट वहां रहती है, 1.5 लाख, तकरीबन 1.5 लाख सिख कम्युनिटी के सिटीजन है वहां पर, और ये क्लस्टर्स में रहते हैं। नॉर्थ कश्मीर में बारामूला का इलाका है, कुछ हद तक कुपवाड़ा में है, साउथ में जो है ज्यादातर ये त्राल के इलाके में, अनंतनाग के साउथ में, उस इलाके में रहते हैं और अपने नॉर्मल काम को करते हैं। आप देखेंगे कि तरीके वो ये ढूंढते हैं कि किस तरीके से
स्टेक आउट करें, मतलब चेकआउट कर दें कि किस जगह पर आइसोलेटेड तौर पर माइनॉरिटी जो है वो काम कर रहे हैं या बस रहे हैं। अब आप स्कूल का एग्जाम्पल देख लीजिए, वो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि स्कूल में गए, आइडेंटिटी टीचर्स को लाइन अप किया और कहा कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और जैसे ही मालूम हुआ कि कौन सिख है, उन प्रिंसिपल जो सिख है और जो हिंदू टीचर है उनको अलग करके और उनको उन्होंने टारगेट किया। तो ये तरीका होता है। बाकी हमारे लेबर कैंप्स हैं, बीआरओ के जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेबर कैंप्स हैं, उन पे तो हम सिक्योरिटी दे पाते हैं क्योंकि वो क्लस्टर में रहते हैं। कुछ जगहों पे जो माइग्रेंट लेबर है जो जिस तरह के काम के लिए आया है, घरों को बनाने के लिए या ऑर्चर्ड्स में काम करने के लिए, ये तकरीबन आइसोलेटेड रहते हैं। अब इनका जो है थोड़ा इनके लिए थ्रेट ज्यादा होती है क्योंकि जहां पर ये छोटे से क्लस्टर में है, 3-4 लोग रह रहे हैं, इन पे कोई सिक्योरिटी नहीं है इस तरह की, उनको वो स्टेक आउट करके और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। इससे क्या, और दूसरी चीज इसके साथ साथ क्या है कि इसको एक नॉर्थ साउथ हर तरफ आप देखें तो कश्मीर के साउथ कश्मीर में ज्यादातर ये हो रहा है, इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा नहीं हो रहा है। मगर पहले टारगेटेड किलिंग्स में कोशिश होती थी ताकि पूरे कश्मीर में तहलका मचे, और इसके साथ मीडिया जो है, मीडिया के अंदर इसको सेंसेशनलाइज किया ताकि वो मैसेज मिले पूरे आवाम को, वहां पर इतना पैनिक वहां पर हो कि जो लोग टारगेटेड किलिंग्स के जो टारगेट्स हैं वो जो है फिर अब उठकर और निकलने की कोशिश करें और फिर सरकार जो है वो एम्बैरस होती है इसके ऊपर। ये पूरा वो इनका तरीका होता है करने। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसन साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो आतंकवाद का एक नया रूप सामने आ रहा है वो किस तरह से कश्मीर की जो फिजा है उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। अता हसन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चक्रवर्ती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।